टकली और बौनी अनामिका दुखी होकर रोते रोते हॉल साफ कर रही होती है। तभी पति रमेश ऑफिस जाने के लिए हॉल में आते हैं। जब वो देखता है कि उसकी नाटी पत्नी पूरी तरह से बालों को काट कर टकली हो चुकी है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। छी, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, इस तरह से जब मैं ऑफिस जाया करूँ मेरे सामने मत आया करो। बिना बाल वाला सर, बिना लंबाई का शरीर, किसी तरह की कोई खूबसूरती नहीं। छी, बिना देखे ही मुझे जाना था। मैं जब चला जाऊं उसके बाद ही तुम नौकरानी का काम करना। इस तरह अनामिका को डांटने के बाद वहाँ से वो सीधा बेडरूम में चला जाता है। बेड के ऊपर जाके बैठता है। इस तरह बातें सुन के अनामिका दुखी होकर वहाँ से वो सीधा किचन में चली जाती है और दरवाजे के पीछे से वो हॉल में देखने लगती है। तब तक ढेर सारा मेकअप लगा के सासू माँ शारदा वहाँ पे आती है। देखती है पोछा लगाने की लकड़ी नीचे पड़ी हुई है। बस ये देखकर शारदा अपनी बौनी बहू अनामिका पर बहुत गुस्सा होने लगती है। फिर वो जोर से चिल्ला के कहती है, अरे गंजी बहू, कहाँ पे हो? दरवाजे के पास ही खड़ी बहू अनामिका कहती है, यहीं पे हूँ माँ जी। पोछा का डंडा इस तरह से फेंक कर तुम क्या कर रही हो नाटी बहू? मेरे साफ करने से पहले ही वो यहाँ आ गए। तो क्या वो आकर यहाँ पे तुम्हें अप्सरा समझ के चूमेगा? नहीं माँ जी, उन्होंने डांटते हुए कहा कि कौवे की तरह शक्ल लेके मेरे सामने मत आना, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। बस इंतजार कर रही हूँ, वो जैसे ही ऑफिस के लिए निकल जाएंगे मैं तब साफ सफाई करूँगी। पता नहीं तुम क्या क्या बातें करती हो, पहले आके ये छड़ी ले जाओ। इतना कहने पे बौनी बहू अनामिका जल्दी से आती है और जो पोछा पड़ा होता है उसे उठाती है। तभी वहाँ पे रमेश आ जाता है। माँ, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, तुम और पिताजी सावधान रहना, और कहीं बाहर गई तो इस मनहूस का मुंह मत देखना। कितनी बार कहोगे बेटा, अब तुम जाओ। इस तरह से कह के रमेश वहाँ से चला जाता है। फिर शारदा सोफे पे बैठे बैठे फोन पे बातें करने लगती है। अनामिका दुखी मन लेकर हॉल साफ कर रही होती है। फिर वो एक झोला लेकर शारदा के पास आती है। माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ पैसे दीजिए। ऐसा पूछने पर शारदा सोफे के बगल में ही रखा हुआ अपने पर्स से पैसे निकाल के वो टेबल पे रख देती है। उन पैसों को लेकर अनामिका घर से बाहर चली जाती है। जब वो सड़क से जा रही होती है, जो लोग अनामिका को बौनी और टकली देखते हैं वो अनामिका का मजाक उड़ाने लगते हैं। उन बातों को सुन के अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। अपना पैसा, झोला सब वहीं पे छोड़ के वो वहाँ से दूर भाग के चली जाती है। भागते हुए वो जंगल के पास एक नदी किनारे पहुँचती है। नदी किनारे एक पत्थर के ऊपर बैठकर वो रोने लगती है। अनामिका को ये नहीं पता था कि थोड़ी ही दूर पे पेड़ के नीचे देवकन्या अपने में बातचीत और मौज मस्ती कर रहे हैं। ये पृथ्वी है ना, ये खुद में ही कितनी सुंदर है और कितना अद्भुत दिखता है। हाँ देवकन्या, बहुत देर से हम पृथ्वी पर आए हुए हैं। चलिए अब हम अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। इतनी जल्दी? थोड़ी देर और रहते हैं ना। तभी देवकन्या को परेशानी की हालत में रोने की आवाजें आने लगती है। आश्चर्य होकर जब वो देखने लगती है तभी उसे दिखता है कि अनामिका, जो कि बौनी है, सर पे बाल नहीं है, वो बैठकर वहाँ रो रही है। वो महिला वहाँ रो रही है, परेशान है। हम उसकी बात सुन सकते हैं, अगर हो सके तो हम उसकी मदद भी कर सकते हैं। देवकन्या, हम आपकी बातों का अमान्य नहीं कर सकते। वो अनामिका को देख रही होती है। अनामिका नदी किनारे खड़ी होकर हाथ जोड़ के रोते रोते कहती है, हे गंगा मैया, मैं अच्छी बहू के तौर पे नाम पाना चाहती हूँ, अच्छी माँ बनना चाहती हूँ, मैं एक बेहतरीन गृहिणी बनना चाहती हूँ। इसके लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ, लेकिन मेरी सासू माँ मेरी सेवा को समझती नहीं, मेरे पति मेरे स्नेह और प्यार को समझते नहीं। इस तरह से नौकरानी बनकर क्या फायदा? मेरी जिंदगी का क्या मतलब है और इस जीवन का उद्देश्य ही क्या है? अब मुझसे ये जिंदगी जिया नहीं जा रहा है। जब इस तरह से कह रही थी तो देवकन्याएं पेड़ के पीछे से गायब होकर सीधा अनामिका के सामने प्रकट हो जाती है। पर तुमने रोने की वजह नहीं बताई। क्या आपको मुझे देखने के बाद भी मेरे रोने का कारण समझ नहीं आया? मैं क्यों मरना चाहती हूँ? सर पे बाल नहीं है इसलिए। अब तुम देखो। ऐसा कहकर देवकन्या आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ती है। इसी के साथ बौनी अनामिका के सर पे बाल निकल आते हैं। ये देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। वो धन्यवाद कहती है, हे देवकन्या, आप मेरे सर पे बाल दे सकती हैं तो मुझे थोड़ा लंबा भी तो कर सकती है ना? नहीं अनामिका,
मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस एक ही मौका था। मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया। अब तुम समझदारी से इसका हल निकालो। इतना कहकर देवकन्या वहाँ से अदृश्य हो जाती है। अपने लंबे बालों को देखकर अनामिका खुश होकर अंधेरे होने के बाद वो घर लौट आती है। अनामिका के सर पे इतने लंबे बाल देखकर सभी बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। माँ जी, मेरे ये लंबे बाल कैसे हैं? जैसा तुम्हारा मुंह है वैसे ये बाल तुम्हें कहाँ से मिले? ये तो रहस्य है माँ जी। हाँ ठीक है, तो जाओ जाके अब किचन संभालो। उसके बाद अनामिका खुशी खुशी किचन में चली जाती है खाना पकाने के लिए। सभी लोग पेट भर के खाना खाते हैं, पर कोई भी अनामिका के लंबे बालों को देखने के बावजूद उसकी तारीफ नहीं करते। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन जब अनामिका सब्जियां लाने के लिए बाजार जा रही थी, सभी ने अनामिका के लंबे बालों को देखा और वारे वाह कहकर तारीफ भी की। ये देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। एक रात जब सभी लोग आराम से सो रहे होते हैं, अचानक से बहुत तेज बारिश होती है और बिजली भी चली जाती है। बिजली चली जाने की वजह से सबकी नींद खुल जाती है और वो देखते हैं बाहर बहुत बारिश हो रही है। इसी बीच बाढ़ आ जाती है। सभी लोग बारिश में बहने लगते हैं। बाढ़ में हर कोई अलग अलग दिशा में बह जाता है। बेटा रमेश, मुझे बचा लो। अजी सुनते हैं, मुझे बचा लीजिए। अरे माँ, तुम्हें कुछ मिलता है तो पकड़ लो। पिताजी आप भी, मेरे पास पकड़ने का कुछ भी नहीं है। जब रमेश इस तरह से कह रहा था, तब अचानक से बौनी अनामिका को अपने लंबे बालों की याद आती है। फिर देर न करते हुए अनामिका अपने लंबे बाल को पास के ही पेड़ के तरफ जोर से फेंकती है। उसकी चोटी जाके उस पेड़ में लिपट जाती है। फिर अनामिका शारदा के पास जाके उसे बचाती है। बाद में वो रमेश और साथ ही प्रसाद को भी नदी किनारे तक पहुंचाती है और उसके बाद पेड़ से अपने बाल को बाहर निकाल लेती है। तब से शारदा और रमेश अनामिका को बहुत प्रेम के साथ साथ बहुत सम्मान भी करने लगते हैं। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। एक मिट्टी के घर के सामने रमेश की गाड़ी आके रुकती है। गाड़ी से रमेश और अनामिका दोनों उतर आते हैं। वे अनामिका के पिता माधव से मिलने आए थे। पिताजी, हम पिछले 2 सालों से एक साथ थे। वो कह रहा है मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है, इसलिए मैं उसे आपके पास ले आई। अंकल जी, मेरे माता पिता मुझे कभी ना नहीं कहेंगे। वो मेरी खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अंकल जी, यहाँ पे पंडित जी हैं, बड़ों में आप हैं, उसकी दोस्त मेरी बहन काव्या भी यहाँ पे है। अभी के अभी हमारी शादी करवा दीजिए। फिर देर किस बात की? मेरे हाथों में मंगलसूत्र है ही, ये लो और वधू को सीधा पहना दो। इतना कहकर पंडित जी रमेश को मंगलसूत्र देते हैं। रमेश देर ना करते हुए सीधा अनामिका को पहना देता है। फिर पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। अनामिका बहुत खुश थी। फिर अनामिका, काव्या, माधव और रमेश चारों मिलके अनामिका के ससुराल जाने लगते हैं। गले में फूलों का माला पहने देख रमेश और उसकी पत्नी को देखकर शारदा को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। ये तुमने क्या किया बेटा? तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे और तुमने इस गरीब लड़की को शादी करके सीधा घर पे ले आए। मैं इस गरीब बहू को किसी भी हालत में नहीं स्वीकारूंगी। क्या तुम चाहते हो कि मैं और तुम्हारे पिताजी इस लड़की को बाहर रखे दरवाजा बंद कर दे, या फिर तुम इस लड़की को लेके यहाँ से चले जाओ? शारदा, ये क्या कह रही हो? वो हमारा बेटा है। वो अनामिका को प्यार करके शादी करके ले आया है। उसे घर के अंदर आने दो। आप जाके चुपचाप बैठिए, बेटा खुद ही फैसला लेगा। माँ, मैं अनामिका को चाहता हूँ। मैंने उससे शादी की है। मैं पूरी जिंदगी उसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। आप और आपके पैसे अपने पास रखिए। इतना कहकर अनामिका, जिसे वो शादी करके ले आया था, उसी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करता है। एक छोटे से घर में रहते थे और एक ठेले में ब्रेड ऑमलेट बेचकर वो खुशी खुशी गुजारा कर रहे थे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अब अनामिका गर्भवती हो जाती है और इसी के साथ भव्या का जन्म होता है। एक रात अपने ठेले में वो अपनी बेटी भव्या को बैठाते हैं और बातचीत करते करते रमेश, भव्या, अनामिका घर लौट रहे होते हैं। तभी एक कार अपनी नियंत्रण खो के तेज गति से आने लगती है। ये देखते ही रमेश अनामिका को और अपने ठेले को एक तरफ धकेल देता है। अनियंत्रित हालत में वो गाड़ी आके रमेश को टक्कर मार देती है, जिस वजह से रमेश घायल होकर जमीन पे गिर जाता है। थोड़ी दूर पे ही अनामिका गिरी हुई थी। उसकी आंखें खुलती है। वो अपनी बेटी भव्या को गोद में उठाती है और अपने पति के पास आती है। देखती है उसका पति घायल है।
हे भगवान, ये भयानक चीज कैसे हो गई? मेरे पति तो घायल है, अब मैं अपने पति की जान कैसे बचाऊं? वो चारों तरफ देखने लगती है। फिर उसे अपना ठेला दिखता है। फिर वो अपनी बेटी को उसके पिताजी के पास बैठाकर ठेले के पास जाती है और जोर लगा के धकेल के उसे अपने पति के पास ले आती है। पिताजी, पिताजी, उठिए पिताजी। घर जाने के बाद मैं किसे कहूँगी कि मुझे कहानी सुनाइए? उठिए ना पिताजी, आप इस तरह से क्यों सो रहे हैं? उठिए ना पिताजी। भाव्या की ऐसी बातें सुन के अनामिका अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। बहुत ही मुश्किलों के साथ उसने अपने पति को उस ठेले में लिटाती है। वो अपनी बेटी को भी उसी ठेले पे बैठाती है। उसके बाद आंखों में आंसू लेकर ठेले को ढकेलते हुए वो पास के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाती है। वहाँ डॉक्टर प्रभाकर रमेश की जांच करके वो आखिरी सांसें गिन रहा है, पर देख के लग रहा है कि वो किसी के लिए जीना चाहता है। मेरे लिए, अपनी बेटी के लिए। डॉक्टर साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ, कैसे भी आप मेरे पति की जान को बचाइए। इस तरह रोते रोते वो विनती करने लगती है। विनती करने से वो जिंदा नहीं होगा, उसके लिए दवाइयाँ लगेंगे। 2 लाख रुपए ले आओ, उसके बाद ही इलाज शुरू हो पाएगी। इस तरह कहकर वो चले जाते हैं। रमेश स्ट्रेचर पर अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा था। उसे इस हालत में अनामिका कैसे छोड़ के जाए, पर चूंकि वो चाहती थी रमेश को जिंदा रखना, इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर सीधा शारदा के पास जाती है। शारदा के घर पे ताला लगा हुआ था। वो दुखी होकर रोते रोते फिर अपने पति के पास लौट आती है। डॉक्टर प्रभाकर के पास आकर विनती करने लगती है। डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम अभी तक नहीं हुआ, आप उन्हें बचा लीजिए, उनकी इलाज शुरू कीजिए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। वो इस तरह विनती करती है, पर डॉक्टर प्रभाकर सुनते नहीं। वो गुस्से से कहते हैं, इसे सरकारी अस्पताल में ले जाओ, जिनके पास पैसे नहीं होते वो यहाँ नहीं आते, मेरा वक्त जाया मत करो। इस तरह कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं। अनामिका रोते रोते अपने पति के पास आती है। रमेश की तब तक मौत हो चुकी थी। वो रमेश के लाश को ले जाकर घर के सामने रखती है। वहाँ एक मचान लगाती है, रमेश के सर के सामने एक दिया जलाती है और वहीं पे बैठ के रोने लगती है। अगले दिन शारदा के घर में काम करने वाली नौकरानी ने शारदा और प्रसाद को रमेश की मौत की खबर देती है। दोनों पति पत्नी रोते रोते कार से अपने बेटे बहू के घर आते हैं। अपने बेटे के लाश को देखकर दोनों फूट फूट के रोने लगे। अब चूंकि भव्या बहुत छोटी थी, उसे कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए पिता के पास आकर, पिताजी उठिए, हम खेलेंगे, कितनी देर से आप लेटे हैं, उठिए ना। जब वो इस तरह की बातें करने लगी, उसकी बातें सुन के सभी की आंखें भर आए। फिर समय के साथ साथ रमेश का अंतिम संस्कार किया गया। उसी घर में सभी लोग बैठे हुए थे। रमेश की बेटी भव्या बिल्कुल रमेश की तरह देखने में थी। ये देखकर अनामिका को और रोना आता है। फिर शारदा प्रसाद उसके पास आकर कहते हैं, देखो बेटा, जो होना था वो हो गया। पिताजी, कल मैं और मेरे पति भव्या को ठेले पे बैठाकर जब हम बात करते हुए घर लौट रहे थे, तभी एक कार अपनी नियंत्रण खो देती है और वो टक्कर मारने वाली होती है। इसी बीच रमेश आ गए हमारी जान बचाने के लिए। जब वो इस तरह से कह ही रही थी, तब शारदा और प्रसाद को याद आता है कि कल रात को उन्होंने ही अपनी गाड़ी की नियंत्रण खोई थी और गाड़ी शारदा चला रही थी। हाय भगवान, ये कैसा घटन घट गया। मैंने खुद अपने बेटे की जान ले ली। कल मैं ही गाड़ी चला रही थी, डर के मारे कि कहीं पुलिस केस ना हो जाए, इसीलिए मैं वहाँ रुकी नहीं और चली गई। तुम्हारे पिताजी की बात अगर नहीं सुन के हम वहीं रुक जाते तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। इस तरह कहकर बहुत दुखी हो जाती है शारदा। अब यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, चलो घर चलो। जो गलती मैंने की है उसकी सजा मैं ही भुगतूंगी। मैं भव्या की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगी और भव्या में ही रमेश को ढूंढूंगी। उस दिन से शारदा अपनी विधवा बहू अनामिका और पोती भव्या, जिसमें वो रमेश को ढूंढती थी, उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है और सुखी सुखी जीवन बिताने लगती है। आज यहीं तक, जल्द नई कहानी लेके हाजिर होंगे। नमस्कार।